हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है टॉपलिंग। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार और प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसको वी कैन कोरिलेट विद द एवरीथिंग इन आवर डेली लाइफ। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है ना, बिल्कुल मज़े से। तो टॉपलिंग क्या होता है, व्हाट इज टॉपलिंग? यहाँ पे कुछ डायग्राम मैंने बना के रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम बना हुआ है। कुछ mg साइन थीटा लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, mg कॉस थीटा लग रहा है, एज यूजुअल जैसे लगता है। ठीक है, खैर इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी इधर देखो आप, इधर मैंने दो कार के डायग्राम बना के रखे हैं। ठीक है, तो ये कार के डायग्राम क्या बता रहे हैं, जैसे यहां पे अगर आप देखो तो एक कार है। ठीक है, एक कार कुछ ऐसे पलट सकती है, एक कार कुछ ऐसे पलट सकती है। तो ये जो इस पॉइंट के अबाउट ये जो इनका टायर है, इसके अबाउट जो ये पलट सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब बहुत इजी है। टॉपलिंग का मतलब है कोई अगर ब्लॉक रखा है ना, तो किसी ब्लॉक का पलटना, जैसे ये पेन रखा हुआ है, तो इस पेन का ऐसे घूमना इसी पॉइंट पे, यहां पे स्लिप नहीं होना चाहिए। टॉपलिंग के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो टॉपलिंग का मतलब यही है कि किसी चीज का लुढ़कना या उस पॉइंट से पलट जाना। जैसे किसी बॉक्स को अगर हम पुश करें तो इस पॉइंट से अगर वो पलट जाए तो दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग। क्या कहते हैं? टॉपलिंग। ठीक है, बड़े आराम से देखेंगे अभी, है ना। बस अभी तो मतलब समझा है कि टॉपलिंग का मतलब होता क्या है, फिर और थोड़ा सा फील के साथ देखेंगे कि टॉपलिंग क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो समझते टॉपलिंग है क्या। ठीक है, बिल्कुल आराम से, फिर से जो भी बताया था वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक बॉक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है, फिर से बनाते हैं इसे। अगर मैं क्यूब को लूं ऐसे, ठीक है, इसके नीचे एक सरफेस बना दिया मैंने लाइक दिस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मूव कराऊं तो देखना यहाँ पे, अगर मैं इसको मूव कराता हूं तो इट इज ये स्लाइडिंग है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये स्लाइड करा रहा है अभी, है ना। सरफेस पे क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन। लेकिन अगर इसी ब्लॉक को मैं यहां पे रख दूं, कहां पे? यहां पे, और यहां पे मैं कुछ हिंजिंग बना दूं कि ये जो बॉक्स है, ये जो भी बॉक्स है, ये आगे ना जा पाए। अभी क्या हो रहा था? ट्रांसलेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? ट्रांसलेशन। ये जो हो रहा था, दिस इज द ट्रांसलेशन। ये तो ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये क्या है? ये तो ट्रांसलेशन है। बॉक्स को आपने उठा के आगे रख दिया। लेकिन अगर मैंने यहां पे हिंजिंग लगा दी, ये आपने क्या लगा दी? हिंजिंग लगा दी, तब क्या होगा? आपने ये इंश्योर कर लिया कि अगर आप इधर फोर्स लगा भी रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे एफ फोर्स लगा रहे हो, तो ये हिंज क्या करेगा? इसको रोक देगा। क्या कर देगा? रोक देगा। तो अगर ऐसे फोर्स लगाओगे, ठीक है, अगर फोर्स लगाते हो तो क्या होगा? तो ये बॉक्स कैसे घूमेगा? इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, है ना। तो टॉपलिंग का मतलब है किसी चीज का लुढ़कना या पलटना। ठीक है, इसके अबाउट ये आगे नहीं जाएगा, ये कैसे करेगा? रोटेट करेगा। तो यही कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग। क्या बोलते हैं भैया? टॉपलिंग। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया कि टॉपलिंग होती क्या है। किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए, यहां पे नीचे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, और जिस पॉइंट के अबाउट वो रुका हुआ है उसके अबाउट वो रोटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोटेट। ठीक है, तो यहां से साफ साफ क्लियरली समझ में आ गया कि बॉक्स को अगर हम पुश कर रहे हैं, वो स्लिप नहीं हो रहा है, उसमें ट्रांसलेशन होने के बजाय रोटेशन होने लग रहा है किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो दिस स्टेट इज कॉल्ड टॉपलिंग। क्या बोलते हैं? टॉपलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल आराम से। शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो पीछे पढ़ा ही है। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि हमने टॉर्क पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, इससे पहले हमने टॉर्क पढ़ लिया है, टॉर्क को हमने इससे पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखो इसको पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं।
जब हम लोगों ने एनएलएम में पढ़ा था, अगर एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब हमने पढ़ा था, एक इंक्लाइन बनाया था, क्या बनाया था, एक इंक्लाइन बनाया था, तो उसको कैसे बनाते थे, ये बॉक्स बना दिया है मास का, हाँ या ना, एक है मास का बॉक्स बना दिया, जी तो भाई जो है नीचे ही लगती आई है हमेशा। तो इस तरफ क्या बनता था, इस तरफ mg साइन थीटा लग गया, क्या लग गया, mg साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या लग गया, mg cos थीटा, और इसको क्या किया, इसको नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया, एन नॉर्मल रिएक्शन ने इसको बैलेंस कर दिया। भाई इस तरफ mg cos थीटा लगा, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा, और नॉर्मल रिएक्शन ने mg cos थीटा को बैलेंस कर दिया। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इस तरफ फ्रिक्शन को आना पड़ेगा, किसके लिए, फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा mg sin थीटा को, और नॉर्मल तो बैलेंस कर ही रहा है mg cos थीटा को। तो अगर हम देखें कि ये, अगर ये मानते हैं, है ना, हम मान के चलते हैं कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो देखो पहली चीज तो देखो जो हम पीछे से पढ़ते आए हैं, रोटेशन पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो दिख ही रहा है, उसमें कोई समस्या थोड़ी ना है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एफ नेट कितना होना चाहिए, एफ नेट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स तो 0 है भी, नेट फोर्स तो 0 है भी, क्यों भाई, फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा, हाँ या ना। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, ये सिर्फ देखो एफबीडी मैंने किसका बनाया है, एफबीडी मैंने सिर्फ ब्लॉक का बनाया है, इंक्लाइन पे नहीं बनाया है। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन पे भी लगता है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर देगा, इट विल बैलेंस mg cos थीटा, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वाली चीजें तो हमें पता ही है, वो तो हमने फोर्स बैलेंस करके निकाल ही लिया, ठीक है। लेकिन 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 रिजिड बॉडी वाला चैप्टर दैट इज रोटेशन, उसको पढ़ने से पहले हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते थे वो क्या होते थे, पॉइंट मास होते थे। क्या होते थे, पॉइंट मास होते थे, ठीक है। तो क्या हमने गलत बनाया है, नहीं गलत नहीं बनाया है, हमने जितना पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल सही बनाया है। अब हम जो ब्लॉक पढ़ रहे हैं वो डायमेंशन वाले पढ़ रहे हैं। कौन से पढ़ रहे हैं, डायमेंशन वाले, जिनके कुछ साइज हैं, उनके कुछ लेंथ है, हाइट है, ब्रेड्थ है, कुछ है, ठीक है। इस तरीके से गलत है सही है भी देख लेंगे, है ना। अभी रोटेशन जब लगाएंगे हम लोग, जब टॉर्क बैलेंस करेंगे तो पता चल जाएगा कि गलत है कि सही है। देखो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस करेगा तो इधर उधर नहीं जाएगा, नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस करेगा तो इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएं, क्या भाई, इक्विलिब्रियम तो दोनों है ना। रोटेशनल का मतलब क्या है, देखो ट्रांसलेशन का मतलब है उसका मोशन ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, सही है कि नहीं। रोटेशन का मतलब है कि वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो दिख रहा है यार ब्लॉक क्या है, गोल गोल घूमते तो नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब है यहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। इसका मतलब है टॉर्क नेट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टॉर्क नेट कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी इक्वेशन अभी हम आगे लगाएंगे। पहले तो हम लोगों ने जानबूझकर वही बनाया जो हमने पढ़ा था पीछे से, ये सेंटर मास हो गया, उसी के नीचे mg cos थीटा लगा, इधर mg sin थीटा लगा, इधर ऊपर नॉर्मल रेशियो लगा, फ्रिक्शन सरफेस की इस तरफ लगा, है ना। जो पढ़ा है उसी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल रिलेशन हमने बनाया है क्या ये सही है कि नहीं है। तो आगे देखते हैं। अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम इसको फिर दोबारा है ड्रॉ करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। इस तरफ लगाओ mg sin थीटा, है ना। ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि हाँ इस तरफ लगता है, एंगल यही होना चाहिए। एंगल इधर का इधर हो गया तो सब चेंज हो जाएगा। mg cos थीटा इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ,
और फ्रिक्शन इस तरफ। तो देखो ये तो हो ही गया था, फोर्स बैलेंसिंग हो गई थी, उसको करने की जरूरत नहीं है। टॉर्क बैलेंसिंग अगर करेंगे, टॉर्क बैलेंसिंग, तो देखो अगर टॉर्क नेट अगर जीरो आ रहा है, तो हमने तो पहले ही पढ़ा था कि अगर एफ नेट जीरो होता है, एफ नेट अगर जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है किसी बॉडी पे, देन यू कैन कैलकुलेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, और वो आना चाहिए सेम, है ना। और यहां पे दिया ही है टॉर्क नेट जीरो, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते हैं, टॉर्क बैलेंस करते हैं। देखो फोर्सेस कहां लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। वैसे एक्चुअल में फोर्स कहां लगेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगते हैं। किस पे लगते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। लेकिन 99% केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होता है, ठीक है। तो पहले तो हम टॉर्क बैलेंस करेंगे। देखो फोर्स बैलेंस क्या हो गया, फोर्स बैलेंस में फिर से लिख देता हूं, फ्रिक्शन ने mg sin थीटा को बैलेंस कर दिया है और नॉर्मल ने mg cos थीटा को बैलेंस कर दिया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये देखते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन जैसे हमने बनाया है, एक काम करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब टॉर्क बैलेंस करोगे तो देखो mg sin थीटा का टॉर्क भाई mg sin थीटा इंटू में डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो है, ठीक है। बोलो कितनी है, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन की डिस्टेंस, वो भी जीरो है। कितनी है, जीरो है। देखो वहीं से पास हो रहा है ना। अगर एक ही देखो टॉर्क क्या होता है, फिर से एक बार वैसे पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी यहां पे देखने के लिए, दिस इज द फोर्स, और जो इस पॉइंट के अगर अबाउट हम देखते हैं टॉर्क, तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू में एक्स, है ना। परपेंडिकुलर वाला, जिस पॉइंट के ऊपर वो घूम रहा है वहां से उस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो mg sin थीटा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस cm के अबाउट जीरो, नॉर्मल रिएक्शन की जीरो, mg cos थीटा की भी जीरो। कितनी, जीरो। लेकिन फ्रिक्शन मान लेते हैं क्यूब है, कितना है, क्यूब है, AH का क्यूब मान लिया। क्या मान लिया, क्यूब मान लिया इसको हमने। तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो दिख रहा है क्या, फ्रिक्शन का टॉर्क देखो जरा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क तो मुझे दिख रहा है कि भैया फ्रिक्शन इनटू में यहां से कितनी डिस्टेंस दिख रही है, सेंटर मास से a/2 कितनी दिख रही है, तो फ्रिक्शन इनटू में a/2 का टॉर्क दिख रहा है। वो भी कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉक। तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। दैट मीन रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो आया ही नहीं, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ब्लॉक पलट नहीं रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इन इक्वेशंस में कुछ दिक्कत है। क्या मतलब हमने गलत पढ़ा है, हमने बिल्कुल सही पढ़ा है अभी तक। रोटेशन से पहले हम जितने ब्लॉक बनाते थे वो सब पॉइंट मास होते थे। क्या होते थे, पॉइंट मास, डायमेंशन जीरो, बिल्कुल पॉइंट, इतना बड़ा पॉइंट, है ना, जिसकी लेंथ भी लगभग जीरो, ब्रेड्थ भी लगभग जीरो, हाइट भी लगभग जीरो, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअल जो बॉडी एग्जिस्ट करती, जिनको हम देखते हैं, उनके बारे में पता चलता है कि जो हमने ये सब बनाया है ना, देखो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। mg sin थीटा भी सेंटर मास पे लगेगा, mg cos थीटा भी सेंटर मास पे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ही, अच्छा, और फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन तो सरफेस के नीचे ही लगता है। तो इन तीनों में तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। एक ही चीज हमने यहां पे गड़बड़ बना सकते हैं, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इसी को बताया था, देखो शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, टॉपिक यही था ना कि शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है, देखो, है ना। तो इसका मतलब है जो पीछे पढ़ते थे क्या वो गलत था, वो फिर से बता रहे हैं वो गलत नहीं था, रोटेशन से पहले वो गलत नहीं था। लेकिन जब व्हेन यू कंसीडर अ बॉडी विद अ डायमेंशन, तब वो मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो इसको कुछ सही करे क्या, सही करना ही पड़ेगा, है ना। अगर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है तो एक बार करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। अब देखो, अब मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना इसे।
ठीक है। अब इंक्लाइन में फिर से बनाता हूं, ठीक है। और एक मान लेता हूं मैं कि नॉर्मल रिएक्शन कुछ आगे लग रहा है। क्या लग रहा है? कुछ आगे लग रहा है। ये सेंटर ऑफ मास हो गया, यहां से mg sin थीटा इस तरफ लग रहा है और mg cos थीटा इस तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन एज इट इज वही लग रहा है। स्टिल वो इक्वेशन तो वैलिड है ही अभी भी। फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो दोबारा मैंने मान लिया कि यहां से सेंटर ऑफ मास कुछ x आगे खिसक गया था। कितना खिसक गया था? x आगे किसका था? अपनी तरह से मान लिया है। हो सकता है पीछे खिसक जाए, हो सकता है आगे खिसक जाए। अगर पीछे खिसक गया तो फिजिक्स बड़ी रिलायबल होती है ना। कुछ गलत माना है तो प्लस माइनस का साइन लगा के अपने आप सब कुछ सही आ जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो अब देखो टॉर्क बैलेंस करते हैं। अब जो है टॉर्क को बैलेंस करते हैं। अब देखना क्या होता है। नाउ सी द पावर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg sin थीटा इंटू में स्टिल जीरो का टॉर्क देखो उसी के अबाउट है ना, जीरो डिस्टेंस, प्लस mg cos थीटा इंटू में जीरो, बिल्कुल सही बात। फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन इंटू में a/2 का टॉर्क किस तरफ? फ्रिक्शन का टॉर्क है इस तरफ और नॉर्मल का टॉर्क है इस तरफ, हाँ या ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरफ, प्लस ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। आप क्लॉकवाइज को प्लस लो तो दूसरे वाले को माइनस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लो तो दूसरे वाले को माइनस लेना है, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल का टॉर्क कितना हो जाएगा? नॉर्मल इंटू में x, देखो नॉर्मल इंटू में ये वाला x, देखो x, हाँ या ना, x यही है ना, और इससे a/2 ये, ठीक है। इसका टॉर्क कैसा? इसका टॉर्क क्लॉकवाइज। अब टॉर्क जीरो कर सकते हो। अब यहां से ये भी आ जाएगा n इंटू में x इज इक्वल टू fr इंटू में a/2। वैल्यू डाल देना, n की वैल्यू कितनी है? mg cos थीटा, कितनी है? mg cos थीटा इंटू में x इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? mg sin थीटा इंटू में a/2। mg से mg उड़ा दो तुरंत, mg से mg उड़ा दो, यू विल गेट x इज इक्वल टू कितना? tan थीटा a/2। कितना आ रहा है? tan थीटा a/2। इसका मतलब है जितना एंगल बढ़ाते जाओगे नॉर्मल रिएक्शन आगे शिफ्ट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन आगे शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों। तो एक काम करो, थोड़ा सा नेचुरल फिजिक्स में जाओ। कहां जाओ? नेचुरल फिजिक्स में, और एक ब्लॉक बनाओ और ये बताओ कि अगर इस ब्लॉक के ऐसे यहां पे रखा हुआ है ना, ये स्लिप अप नहीं हो रहा है, वही कंडीशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशन में भी है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं बोलूं ऐसे ब्लॉक रखा है इंक्लाइन पे और अपना जो है पैर का थंब ऐसे लगा दिया, अपने अंगूठा लगा दिया, तो ए पॉइंट पे लगाया इसको उठा के, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा उठाया और ए पॉइंट पे रखा, और दूसरा बी पॉइंट पे रखा, तो ये बताओ ज्यादा तुम्हें पेन कहां फील होगा? मुझे तो लगता है ए पॉइंट पे फील होगा, क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा फील होगा। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? इस तरीके से, ऐसा। इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा, इस पॉइंट पे और कम, इस पॉइंट पे और कम, इस पॉइंट पे और कम, और इस पॉइंट पे सबसे कम। तो जो नेट नॉर्मल रिएक्शन होता है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है एन नेट। इसी को, जिसको हमने यहाँ पे एन बोला है ना, इसी को मैं बता रहा हूँ एन नेट। होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन हर पॉइंट पे लगता है, हर पॉइंट पे, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन जब रिजिड बॉडी आप लेते हो डायमेंशन वाली, तब क्या होता है, हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है और वो अलग अलग लगता है। किस पे लगता है? अलग अलग। इससे एन नेट किधर हो जाएगा? जब इधर फोर्स ज्यादा इधर कम है तो एन नेट कहीं इधर शिफ्ट हो जाता है। ये वजह है शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरी वजह क्या है? टॉर्क बैलेंसिंग। अगर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं होता तो फ्रिक्शन तो ब्लॉक को पलटा देता, और उसको करने से रोकना है ना।
तो यहां से साफ साफ समझ में आता है कि नॉर्मल रिएक्शन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपलिंग कंडीशन क्या होती है? क्या टॉपलिंग की कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन ये होती है, जैसे हमने अगर एक ब्लॉक बनाया तो पहली चीज तो अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, सपोज टॉप पॉइंट पे हमने एफ फोर्स लगा दिया, टॉप पॉइंट पे एफ फोर्स लगा दिया, तो टॉपलिंग की पहली कंडीशन कि ये स्लिप नहीं होना चाहिए, नो स्लिप, ये अपने पॉइंट पे स्लिप नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे चाहे आपको फ्रिक्शन लगाना पड़े तो फ्रिक्शन लगाओ, कोई हिंज लगाना पड़े तो हिंज लगाओ, लेकिन ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे क्या है, मैं मान लेता हूं हिंज लगाया, क्या लगाया है, हिंज लगाया है। ठीक है, तो अगर हिंज लगाया है तो हिंज क्या करेगा, इधर कुछ एन फोर्स लगाएगा, N1 मान लिया, तो क्या होगा, करते 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 ये ब्लॉक जो है मैं इसको अगर पुश करूंगा तो ये कुछ इस स्टेट में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे, है ना। देखो उठते उठते कहां आ गया, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गया। तो इसका लास्ट कांटेक्ट पॉइंट कौन सा बना, यहां पे। तो जो लास्ट कांटेक्ट पॉइंट है, तो पूरा का पूरा जो ये नॉर्मल रिएक्शन था, देखो यहां पे क्या था, फ्रिक्शन को N1 ने बैलेंस कर दिया था, सॉरी फ्रिक्शन नहीं, जो अप्लाइड फोर्स है उसको, और mg को, mg इज बैलेंस बाय ये वर्टिकल वाला, है ना। तो यहां पे क्या है, f, मैं मान लेता हूं h हाइट है, कितनी h हाइट है, h हाइट है, ये लगभग थोड़ा सा उठा है, थोड़ा सा उठाने का मतलब है कि बस इसका कांटेक्ट पॉइंट लास्ट वाला आ गया, क्या आ गया, लास्ट वाला। ठीक है, h, ये mg हो गया, दिस इज द mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो लास्ट कांटेक्ट पॉइंट है, नॉर्मल रिएक्शन का तो मतलब ही यही है कि लास्ट पॉइंट पे आता है, जो भी कांटेक्ट पॉइंट होगा उस पे आएगा। तो एकमात्र कांटेक्ट पॉइंट बचा है भाई, दिस इज n, है ना। अब देखो टॉपलिंग कब होगी, मैं मान लेता हूं कि ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है AH का, कितना है, AH का, AH का क्यूब है ना, AH का क्यूब, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम है। तो देखो यहां से इस पॉइंट के अबाउट ही तो टॉपल कर सकता है, दिस इज a/2, और ये h हाइट कितनी है, h हाइट को कितना करना पड़ेगा, अगर क्यूब है तो h a के बराबर हो जाएगा। तो टॉपलिंग की कंडीशन ये है कि अगर यहां पे F इंटू में H का टॉर्क दैट इज क्लॉकवाइज, F चाहता है कि ये पलट जाए, क्या चाहता है कि ये रोटेट करके आगे चला जाए, mg चाहता है कि ये स्टेबलाइज हो जाए। देखो mg का टॉर्क कैसा होगा, ऐसा, F का टॉर्क कैसा होगा, ऐसा, किसके अबाउट, इसके अबाउट, है ना, किसके अबाउट, जो लास्ट पॉइंट है जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो F इंटू में चाहता है क्लॉकवाइज की वो पलट जाए। अगर इसका टॉर्क ग्रेटर देन और इक्वल हुआ किसके, mg इंटू में a/2 के टॉर्क के बराबर, h की वैल्यू क्या है, a के बराबर, तो F इंटू में a इज ग्रेटर देन mg। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की बात है कि दिस इज द स्टेट ऑफ टॉपलिंग, है ना, यही टॉपलिंग की कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर अप्लाइड फोर्स का टॉर्क जो mg का टॉर्क है, या कोई और भी फोर्स हो सकता है, ठीक है, उसके टॉर्क से ज्यादा है या बराबर भी आ गया, तो बराबर का मतलब स्टेट ऑफ टॉपलिंग आ गई, क्या आ गई, स्टेट ऑफ टॉपलिंग आ गई। अब ये पलट सकता है, अगर mg जीत गया तो उसको स्टेबलाइज कर देगा, F जीत गया तो उसको पलटा देगा। ठीक है, बड़ा आसान होता है, पूरा फील करो बड़े मजे के साथ, पूरा का पूरा समझ में आता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा फील होता है इसमें। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है ना, बड़ा इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक, वाह, मतलब बचपन से हम लोगों ने देखा है स्टॉपी व्हीली, आज पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, है ना, और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो सब कुछ देखेंगे। चलो अच्छा देखो, वैसे करना नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, है ना, इसको करना नहीं है, बस अभी पढ़ना है। ठीक है, देखो इस वाली जो स्टेट होती है, जब बाइकर जो होता है, जब एक्सेलेरेटर ज्यादा खींचता है, कस के एक्सेलेरेटर खींच देता है,
तो ये जो कंडीशन आती है इसको कहते हैं व्हीली। क्या बोलते हैं? व्हीली। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको व्हीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीली बोलते हैं, व्हीली। ठीक है। इस वाली कंडीशन में जब बाइकर क्या करता है, आगे वाली ब्रेक मारता है। क्या मारता है? आगे वाली ब्रेक। तब ये जो कंडीशन बनती है दिस इज कॉल्ड स्टॉपी। क्या बोलते हैं? स्टॉपी। ठीक है। फिर से बता रहे हैं, करना नहीं है ये, है ना, बिल्कुल एक्सीडेंट होता है इसमें, ये सब करना नहीं है, सब देखने वाली चीजें हैं बस। तो देखो इसमें क्या है, अब देखो अगर बाइकर व्हीली कर रहा है तो श्योर शॉट अब एक्सेलरेशन देगा, देगा कि नहीं देगा? तो अगर उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो बताओ सूडो फोर्स कहां पे लगेगा? सूडो फोर्स ma का पीछे लगेगा। अच्छा देखो बाइकर का सेंटर ऑफ मास यहां पे हुआ, बाइक का सेंटर ऑफ मास का इंजन के पास हुआ, है ना, तो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे हुआ? मैं मान लेता हूं कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां पे हुआ। ठीक है, मतलब बाइक और राइडर का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, इन दोनों बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे हुआ? यहां पे कहीं पे हुआ, है ना, कहीं पे भी हो सकता है। फ्यूल ज्यादा भरा दोगे तो शायद कुछ ऊपर रह जाए, फ्यूल कुछ कम रहेगा तो नीचे रह जाए, कई सारी कंडीशन होती है, लेकिन यहां पे मान के चलते हैं। तो देखो भाई ग्रेविटी तो नीचे ही लगती है हमेशा के हिसाब से, ठीक है, तो नीचे क्या लगेगा? देयर विल बी डाउनवर्ड फोर्स mg। क्या लगेगा? mg। एक्सेलरेशन आगे तो सूडो फोर्स पीछे। भाई कोई गाड़ी अगर एक्सेलरेट करती है तो सूडो फोर्स कहां? एनएलएम में पढ़ा था ना, सूडो फोर्स कहां लगता है? पीछे। तो पूरी की पूरी ये पॉइंट देखो, ये तो कॉन्टेक्ट से उड़ गया, हवा में आ गया, तो पूरी की पूरी बैलेंसिंग की जिम्मेदारी इस बेचारे पीछे वाले टायर पे आ जाएगी। कितनी आएगी? तो देखो इतनी आएगी। कितनी आएगी? नॉर्मल रिएक्शन पूरा का पूरा इस तरफ। स्टिल नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? अभी भी नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन mg को तो बैलेंस करेगा ही करेगा। इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में बाइक आगे जा रही है, ऊपर नीचे तो जा नहीं रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वी कैन क्या? बैलेंस फोर्सेस। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन mg को संभाल लेगा, बड़े आराम से संभाल लेगा। टॉर्क बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। देखो तो सेंटर ऑफ मास के यहां से जो लेंथ है मैं मान लेता हूं दिस इज इक्वल्स टू कितना? L। ये जो दोनों व्हील होते हैं ना, दोनों व्हील इनके बीच में जो लेंथ होती है इसको व्हील बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील बेस। आगे का टर्म है, कभी देखेंगे, लेकिन अभी पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये व्हील बेस। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है यहां से कुछ है h है ना, h। इसको मैं चलो ब्लैक से लिख देता हूं। देखो इस हाइट को मैंने बोल दिया कितना? कुछ h बोल दिया, ठीक है, बड़े आराम से देखो यहां पे। अब टॉर्क बैलेंसिंग की बात करते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो देखो ये जो पॉइंट है, बाइक तो रोटेट इसी के अबाउट कर सकती है ना, ऐसे भाई ज्यादा एक्सीलरेटर किया, ऐसे हुआ, कम हुआ तो ऐसे वापस गिर गई। तो ध्यान से देखो mg का टॉर्क चाहता है कि ये वापस स्टेबलाइज हो जाए। क्या हो जाए? स्टेबलाइज हो जाए, है ना। mg का टॉर्क चाहता है कि ये ऐसे स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। ma का टॉर्क चाहता है कि ये पीछे आके पलट जाए, mg चाहता है कि आप बच जाओ। एक्सेलरेशन जितना लोगे वो चाहेगा कि आप पलट जाओ, ठीक है। तो देखो यहां पे बैलेंसिंग का देखो, तो ma का टॉर्क कैसा लग रहा है? ma इस पॉइंट के अबाउट ma इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? h। इसका टॉर्क कैसा है? पीछे की तरफ है। क्या है? पीछे की तरफ, ठीक है। ये चाहता है पलट जाओ। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गया mg इंटू में, देखो mg की डिस्टेंस कितनी है? l। का टॉर्क कैसा? इस तरफ। और ये चाहता है वापस आ जाओ। ध्यान से देखो, अर्थ की प्रोवाइडेड जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अभी भी चाहता है कि बेटा आप सुरक्षित वापस आ जाएं, है ना, आप सिक्योरली वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएं, आप ज्यादा स्टैंड ना दिखाएं, है ना। लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हो, आप एक्सेलेरेटर खींचे पड़े हो, है ना, तो बाइक किधर जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी।
तो अगर ma इंटू में h का टॉर्क mg इंटू में l के टॉर्क से बड़ा हो गया तो आपकी बाइक पीछे चली जाएगी, mg इंटू में l का टॉर्क अगर बड़ा हो गया तो बाइक वापस आ जाएगी। ठीक है, तो m से m उड़ा दो, साफ साफ दिख रहा है, बस इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज साफ साफ समझ में आती है, अगर बाइक को स्टेबल बनाना है, स्टेबल बाइक कौन सी होगी, स्टेबल बाइक कौन सी होगी, स्टेबल बाइक वो होगी जो वापस अपने स्टेट में वापस आ जाए। ठीक है, इस तरीके से वापस आ जाए। तो स्टेबल बाइक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टॉर्क को बढ़ाना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाओ इसको घटाओ। तो अगर इसको बढ़ाना है तो L बड़ा होना चाहिए और इसको घटाना है तो H छोटा होना चाहिए। तो ज्यादा स्टेबल बाइक कौन सी हुई, ज्यादा स्टेबल बाइक कौन सी हुई, जो थोड़ी सी दबी टाइप की, एवेंजर टाइप की नहीं होती है, एवेंजर टाइप की, एंटाइजर टाइप की जो होती है ना, थंडरबर्ड टाइप की, एकदम बैठ के चलाते हैं, तो वो स्टेबल होती है। क्यों, वो लंबी भी होंगी और दबी हुई होंगी, तो उसमें स्टंट नहीं होता जल्दी, स्टॉपी व्हील उसमें जल्दी नहीं लगता है ना। स्टॉपी वाली जो होती है बाइक वो होती है डर्ट रेस वाली, ऊंची ऊंची सी होती है ना, तो सेंटर मास जितना दबा रहेगा उतनी बाइक स्टेबल रहेगी। क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अब देखो स्टॉपी में क्या होता है, सेम इन द केस ऑफ स्टॉपी, स्टॉपी में कांटेक्ट पॉइंट आखिरी का व्हील आ जाएगा, ये और खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि यहां पे आखिरी कांटेक्ट पॉइंट यहां आ जाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, mg नीचे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये सरफेस है ना, mg यहाँ पे लग रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये वाला यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगानी है, इसको L ले लो, इसको H ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर कोई ब्रेक मार रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किस तरफ हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा पीछे, पीछे की तरफ इसका एक्सेलरेशन, और सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इस पॉइंट के अबाउट सूडो फोर्स लगेगा ma का आगे की तरफ, कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, वही बैलेंसिंग है। इसको H ले लो, यहाँ पे अगेन ma इंटू में H का टॉर्क क्लॉकवाइज हो जाएगा, और देखो स्टिल mg बचा रहा है, फिर से mg बचा रहा है भाई, स्टंट नहीं करने हैं। ठीक है, सेम कंडीशन, अगर mg का टॉर्क बढ़ाना है तो L को बढ़ा दो, ma के टॉर्क को कम करना है तो H को घटा दो, है ना, सेम वही कंडीशन, अगर स्टेबल बाइक चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो पूरा प्रैक्टिकली पूरा समझ में आता है अच्छे से यहाँ पे, है ना, कि कैसे किस तरीके। अच्छा, यही टॉपलिंग है, देखो इस पॉइंट के बाद पलट जाना, इसको टॉपलिंग कहता है, बड़ा आसान टॉपिक है। ठीक है, वाह, एक सेडान कार बनाई मैंने इस तरफ अलग, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सेडान कार है, दिस इज अ सेडान, है ना, और यहाँ पे कुछ ऊंची जीप टाइप की बाइक है, जीप टाइप की कार है ना, एसयूवी बनाई, क्या बनाई है, एसयूवी बनाई है ना। तो साथ साथ दिख रहा है कि इसका सेंटर मास जो है, इसका सेंटर मास कहीं यहाँ पे होगा, इसका सेंटर मास कहीं ऊंचा होगा, देखो इसका सेंटर मास जो है कहीं यहाँ पे होगा, ऊपर कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रेड से बना दिया, थोड़ा सा ऊंचा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, पहले देखते हैं कि कार जो है, कौन सी कार ज्यादा स्टेबल होती है ना। मैं मान के चलता हूं, यहाँ पे कंडीशन जो दे रहे हैं कि ये दोनों कारें जो हैं वो किसी पॉइंट के बाद गोल गोल घूम रही हैं, है ना, कितनी स्पीड से, कुछ 20 स्पीड से आगे चल रही हैं। अगर किसी कार को टर्न करोगे 20 स्पीड से तो कार किधर जाती है, ऐसा इस तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, तो ये इस तरफ ऐसे रोटेट कर रही है ना, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये ऐसे रोटेट कर रही है इस तरीके से, और ये ऐसे रोटेट कर रही है। खैर, उसे समझाने के लिए इसको मैं एरो हटा रहा हूं, तो ये हमें समझ में आता है कार गोल गोल ऐसे घूम रही है, टर्न करके ऐसे घूम रही है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये मैं पहले वाले को मान लेता हूँ v1, इसका मास मैंने m ले लिया, दोनों का मास mm ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, ये टर्न करती है ऐसे गोल गोल घूम रही है इस तरीके से। ठीक है, इस पे mg नीचे ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर कार को कस के टर्न कर दोगे तो ऐसे पलटने लग जाती है ना इस तरीके से। तो हो सकता है कि इसका जो सरफेस से कांटेक्ट है,
सिर्फ इस टायर का रह जाएगा आखिरी में। हो जाता है भाई, ये टायर हवा में हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना, टायर थोड़ा सा उठ जाता है। तो अगर ये पॉइंट कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, तो एन इस तरफ लग गया। चलो ठीक है, mv²/r इसको इस तरफ पुश कर रहा है, तो फ्रिक्शन का आएगा, बचा लेंगे थोड़ा सा, फ्रिक्शन का आएगा, हम बचा ले जाएंगे आपको, आप चिंता ना करें, हम आपको स्लिपिंग से जरूर बचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है क्या, रिलेटिव मोशन ना होने देना। तो फ्रिक्शन mv²/r को बचा ले जाएगा। तो बैलेंसिंग तो यहाँ तो आराम से आ गई, क्या n को mg ने बैलेंस कर दिया, मतलब mg को n ने बैलेंस किया है, और फ्रिक्शन ने mv²/r को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इस टायर के अबाउट ये टॉपल कर सकती है इस तरफ, कौन कराएगा, mv²/r। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट मैंने इसमें मान ली, क्या मैंने मान ली है h1, कितनी मान ली, h1, ये हाइट हो गई। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की लेंथ है ना, इसकी इस लेंथ को मैंने माना है यहां से यहां तक L मान लिया है। तो ध्यान से देखो, mg का टॉर्क चाहता है, mg का टॉर्क चाहता है कि ये ऐसे वापस इस तरफ पलट जाए, mv²/r का टॉर्क चाहता है कि ये पलट जाए। तो अच्छा वाला टॉर्क किसका है, अच्छा वाला टॉर्क किसका है, mg का टॉर्क अच्छा है, जो कि कार को बैलेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, mg इंटू में L का टॉर्क क्या चाहता है, गाड़ी बैलेंस रहे, है ना, किस तरफ, इस तरफ। अगर इसको स्टेबलाइज करनी तो ये कंडीशन लगाओ, mv²/r इंटू में हाइट h1, ये कंडीशन, सिंपल सा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, ये क्लॉकवाइज लगाएगा। तो अगर गाड़ी को स्टेबल चाहिए, एक ऐसी कार चाहिए जो ज्यादा स्पीड में टर्न करो तो कट जाए आराम से, पलटे ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका टॉर्क बड़ा होना चाहिए। तो L को बड़ा करो और H को छोटा करो, समझ में आए कि नहीं, L को बड़ा करो मतलब कि कार की चौड़ाई ज्यादा करो और हाइट कम करो। मर्सिडीज देखिए, मर्सिडीज कैसी होती है, अगर एक मर्सिडीज को देखोगे या BMW देखोगे, जितने भी स्पोर्ट्स कार होती हैं वो ज्यादा चौड़ी मिलेंगी और बिल्कुल नीचे दबी रहेंगी। उनका शौक नहीं रहता इनको बिल्कुल नीचे दबा के इंडियन रोड्स में टकराएं वो नीचे, है ना, वो जानबूझकर ऐसा नहीं बनाते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास जितना ज्यादा नीचे रहेगा, जितना ज्यादा नीचे रहेगा, mv²/r का टॉर्क उतना कम हो जाएगा, कार के पलटने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। और जितनी ज्यादा चौड़ी रहेगी, mg को स्टेबलाइज करने में ज्यादा केपेबल रहेगा। ऐसे देख रहे हो ना, ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस कर रहा है, ये क्लॉकवाइज पलटा रहा है। तो सेडान कार तो देखो पता ही है, बिल्कुल नीचे दबी रहती है। तो सेडान कार का H जो है छोटा होगा और L थोड़ा सा बड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन H छोटा रहेगा, ये श्योर है। अब यही जीप टाइप की कोई कार देख लेते हैं, इसमें क्या रहता है, सेम इक्वेशन है, इसमें साफ साफ पता चल जाता है कि इसका जो H है वो बड़ा होता है, इसका जो H है वो बड़ा होता है। तो इसके पलटने के चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादा स्टेबल कौन सी हुई, ज्यादा स्टेबल कौन सी हुई, ज्यादा स्टेबल हुई सेडान कार। क्यों, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे होता है। क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, जो जीप जितनी ऊंची होंगी, चाहे जीप ले लो चाहे आप ट्रक ले लो, है ना, बोलते हैं ना लोडेड ट्रक होता है, लोडेड ट्रक जो होता है वो अनस्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसमें लोड बढ़ोगे उसका सेंटर मास कहां चला जाएगा, वेट बढ़ते ही ऊपर चला जाएगा, इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर मास जितना ज्यादा नीचे रहेगा उतनी गाड़ी स्टेबल रहती है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि जितनी भी सेडान कार हैं, जितनी भी स्पोर्ट्स कार होती हैं जो अच्छी वाली होती हैं, जो ज्यादा स्पीड में चल सकती हैं, वो बिल्कुल नीचे दबी हुई होती हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन। चलो, मतलब हमेशा से देखा होगा, आज पता चला होगा ऐसा क्यों होता है ना। अब चलो उठाते हैं सीधे, हैं सीधे क्वेश्चन उठाते हैं जेई का, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अभी देखा हम लोगों ने, पीछे ही पढ़ा है, क्या नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है, हाँ यहां देखा था हम लोगों ने कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है। क्यों होता है, फ्रिक्शन के टॉर्क को क्या करने, काउंटर बैलेंस करने के लिए होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलो अब सीधे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। इन द फिगर शोन अ क्यूबिकल ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी अगेंस्ट अ रफ वॉल by applying a force F,
देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से देखो गलत मत करना, क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट। जल्दबाजी में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ करेक्ट बाय डिफॉल्ट। 99% केसेस में यही होता है कि व्हेन यू रीड द क्वेश्चन उसमें आप यही ढूंढने लग जाते हो आधा आधा पढ़ के कि करेक्ट आंसर कौन सा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं। चलो अब समय आ गया स्टेटमेंट पढ़ने का। देखो यहां पे साफ साफ, पहले तो मैं यहां पे बना देता हूं, mg नीचे लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और फोर्स इस तरफ लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाओ नीचे लगाओ वो तुम खुद ही समझदार हो। तो देखो पहला स्टेटमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू mg, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन मैं इधर बना देता हूं, है ना, अपने एक अंदाज के हिसाब से मैंने नॉर्मल रिएक्शन नीचे बना दिया है। क्यों बना दिया है भाई, फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरफ, तो इसका टॉर्क इस तरफ होगा, इसलिए मैंने तुरंत बना दिया, जो पीछे पड़ा था उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से बना दिया। लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क mg को बैलेंस कर देगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नॉर्मल रिएक्शन f को बैलेंस करेगा, वो भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो f को बैलेंस कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो ये अप्लाइड है ना इस तरफ, ये f इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। तो पहली चीज ये करेक्ट है, इसलिए इसको चूज नहीं करना है। दूसरा f इक्वल्स टू n, ये भी करेक्ट है, इसको चूज नहीं करना है। F does not apply any torque about center of mass, देखो F कहां से लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो लग रहा है। देखो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है, सेंटर मास से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि इसका टॉर्क है ही नहीं। एंड डज नॉट अप्लाई एनी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो पड़ा है बिल्कुल उसके अपोजिट। क्या है, उसके अपोजिट है। पीछे तो यही पढ़ के आ रहे हैं ना कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट इसलिए होता है कि फ्रिक्शन के टॉर्क को ओवरकम कर ले, है ना। तो दिस इज द इनकरेक्ट और यही आंसर है ना। एंड डज नॉट अप्लाई, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क लग रहा है, कैसा लग रहा है, इस तरीके से, फ्रिक्शन का इस तरीके से। तो बड़े आराम से क्वेश्चन होते हैं इसके, वन शॉट क्वेश्चन, सीधे देखते ही कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। बहुत सिंपल है, पूरा बस एक बार टॉपिक पढ़ना है, फिर आप जीवन भर इसे भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन उठाते हैं बड़े आराम से। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी जेई का, ये फ्रॉम ईयर ऑफ 2000। चलो, a cubical block of side L rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu. A horizontal force F is applied on the block as shown if the coefficient of friction is sufficiently high so that the block does not slide before toppling. टॉपलिंग से पहले पहली कंडीशन तो यही थी कि स्लाइड नहीं होना है। तो भाई फ्रिक्शन को दो इस तरफ कर दो, बड़े आराम से कर दो, कोई समस्या नहीं, तुरंत बना दो। फ्रिक्शन जो है F को बैलेंस करना ही पड़ेगा, F इज बैलेंस बाय फ्रिक्शन, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंटली हाई सो दैट नो स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे इस पे पूरा मेंशन कर दिया है, जेई का क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेटेड है। द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक, तो यहाँ पे सीधे बनाओ, ब्लॉक बनाओ, पीछे क्वेश्चन अभी कर लिया है लेकिन फिर भी स्टिल इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये फोर्स मैंने इस तरफ बना दिया, mg इस तरफ बना दिया, टॉपल किसके अबाउट करेगा, इसी पॉइंट के अबाउट करेगा ना। तो यहां अच्छा ये कितना हो गया, दिस इज a एंड दिस इज a बाय 2, तो f का टॉर्क इसके अबाउट ऐसा हो गया, mg का टॉर्क ऐसा हो गया। ठीक है, तो सिंपल से कर दो, f इंटू में a का टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg इंटू में a बाय 2, f इंटू में a का टॉर्क और mg इंटू में a बाय 2 का टॉर्क। सब काट दो, f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg बाय 2, साफ साफ आता है कि फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, या तो mg बाय 2 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अगर बराबर हो जाएगा तो टॉपलिंग की स्टेट आ जाएगी, उससे ज्यादा हो गया तो टॉपर कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बड़े इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ना, इनको करना ही जो है बड़ा मजेदार रहता है। नाउ द लेटेस्ट वन 2020 का है, किसका है, बिल्कुल ताजा आया है ना, 2020 का क्वेश्चन है, टॉपलिंग का ही है। ठीक है, बस सीधे टॉपलिंग का है और कितने जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप देखो, पूरा आपने लेक्चर देख लिया,
टॉपलिंग पे 2020 में क्वेश्चन आया और एक बार में वन शॉट आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखना है तो पहले उसे पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते विजुलाइज करना है, सीधे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन ए होल ऑफ रेडियस आर मेड ऑन ए प्लैंक केप्ट हॉरिजॉन्टली, one end of the plank is now lifted so that it get tilted making angle theta from the horizontal as shown in the figure, maximum value of theta so that football does not start rolling down the plank, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है, ये प्लैंक है, प्लैंक पे ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ था, ये प्लैंक है, ठीक है, ये प्लैंक है, इस पे होल ऐसे बना था, यहाँ पे फुटबॉल कुछ ऐसे रखी हुई थी, इस प्लैंक को धीरे धीरे उठाया गया, धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे। अब क्या करेगा, ये फुटबॉल ऐसे रोल कर सकता है, तो इसे बोला है कि मैक्सिमम एंगल तक इसको ऐसे उठाना है कि ये क्या ना करे, ये टॉपल करके गिर के ना आए आगे, है ना। तो पूछा गया है साइन थीटा कितना होना चाहिए, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बड़े आराम से खुद अपने आप, है ना, फिगर भी हम अपने आप ही बनाएंगे। तो देखो ये कंडीशन बना के दी गई है, कुछ ऐसी कंडीशन हमें बना के दी गई है। फिर से बना रहा है, देखो ये आराम से बनाया गया है। ये आपका जो है, जो भी है बॉल है, इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा mg साइन थीटा जो हमेशा लगता आता है, यहां लगेगा mg कॉस थीटा, क्या लगेगा mg कॉस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इतने वाले पोर्शन को मैंने बोला है r, है ना, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है, r बोला है, क्या बोला है, r। ये तो रेडियस श्योर है, ये रेडियस कितनी है, दिस इज कैपिटल R। नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो तो नॉर्मल होता है सरफेस के, अगर सरफेस के नॉर्मल है तो सरफेस के नॉर्मल अगर टेंजेंट से जो जा रहा है वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये R हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, इसको मैं h बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, h। तो पाइथागोरस लगाओ, h इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट मार दो सीधे, है ना, क्या मार दिया, अंडर रूट मार दिया, दिस इज द थीटा। तो अगर टॉपलिंग नहीं करानी है तो mg cos थीटा को टॉपलिंग करने से बचाना है। किस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग, इसके अबाउट, है ना, p पॉइंट ले लो, p पॉइंट। तो p के अबाउट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0, है ना, बचाना है ना, बचाना है ना, बट टॉपलिंग ना करे, ठीक है, पलट के आगे ना जाए। तो mg cos थीटा का टॉर्क कितना लगेगा, p से परपेंडिकुलर कितना है, r है, r का टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, है ना, mg sin थीटा इंटू में h, ये लगा एंटी क्लॉकवाइज और ये लगा क्लॉकवाइज, लगा क्या लगा, क्लॉकवाइज। पूरा फील आ रहा है ना, देखो ये क्या है, इसको पलटा देगा, इसको बचा लेगा, इस पॉइंट के अबाउट, है ना। mg तुरंत उड़ा दो, तुरंत उड़ा दो। tan थीटा, यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी से tan थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू h बाय r, ऐसे कुछ कर दो, h की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू कितनी डाल दी है, अच्छा स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन का r स्क्वायर, है ना। यहाँ से कुछ इधर चला जाएगा तो क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, अंडर रूट ले लोगे तो sec स्क्वायर थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इसका उल्टा कर दोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, tan थीटा हो रहा है, क्या हो रहा है, tan थीटा इतना कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है, बड़े आराम से आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा आ जाता है, या उसका cot स्क्वायर थीटा भी कर सकते थे, इसका cot स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। h बाय r को मैंने शायद यहाँ पे इसको सही कर लेना, ठीक है, इसको tan थीटा नहीं, ये sin थीटा नीचे आएगा, ये कटेगा, h बाय r, तो दैट विल बी cot थीटा हो जाएगा, दिस विल बी cot थीटा, और यहाँ पे tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू h बाय r की वैल्यू सब डालने के बाद
इट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सिंपल है। दिस इज द कॉसेक स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसका उल्टा कर दोगे तो यू विल गेट साइन थीटा, रूट लेने के बाद देखो उल्टा कर देंगे ना, शुड बी ग्रेटर देन आर बाय आर। तो ऑप्शन में क्या है, देखो साइन थीटा एटलीस्ट आर बाय आर तो होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देखो क्या है, साफ साफ दिख रहा है हमारे ऑप्शन में साइन थीटा इक्वल्स टू आर बाय आर। हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है इसको सही कर लेना आर बाय आर, बस इतना, ठीक है। साइन थीटा उल्टा हो जाएगा ना, ये आर बाय आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज आर बाय आर, इतना आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा देखा ही नहीं हमने, उल्टा करना है ना, आर बाय आर इतना आ जाएगा। तो बड़े आराम से यहाँ जो है आंसर मैच हो रहा है ना। होपफुली कुछ आंसर उसमें उल्टा नहीं है तो हम गलत टिक कर देते हैं, ठीक है। केयरफुली करना है ना, बड़े आराम से करना है। यहाँ पे कॉसेक थीटा को देखो क्या किया, रूट लिया, तो कॉसेक थीटा कितना हो गया, कॉसेक थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू आर बाय आर। उसका उल्टा किया तो साइन थीटा, है ना। एक एक स्टेप ध्यान से देखना कि उसका उल्टा किया तो आर बाय आर आंसर आ गया। बड़े आराम से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, है ना, बहुत आराम से, है ना। मतलब अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो ये इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे जो है टॉर्क इक्वेशन लगा दोगे, सीधे टॉर्क इक्वेशन लगा दोगे तुरंत, हार्डली इट विल टेक, अगर आप आराम से कर रहे हो तब भी 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है ना। सीधे मार्क्स सीधे अंदर, है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन सीधे अंदर, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने पूरा देखा, टॉपलिंग बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, इसको जितना फील के साथ पढ़ोगे बहुत मजा आएगा इसे, है ना। भूलने वाला नहीं है, क्या करना है, सिर्फ टॉर्क ही तो बैलेंस करना है, और पता चल जाना कि जिस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रहा है वहीं पे नॉर्मल एक्शन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, है ना। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और पढ़ते रहो अच्छे से, आराम से। बाय बाय, सी यू।